नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित। आज मैं आपको बताऊंगा मजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस के बारे में। ये क्या होते हैं, क्या काम करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके वाइवा में बहुत पूछा जाता है। और अगर आप आम नागरिक हैं तो फोकट में ज्ञान अर्जित कीजिए। तो चलिए जानते हैं। मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी, जज यानी न्यायाधीश और जस्टिस यानी न्यायमूर्ति। इनका अंतर समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि केसेस कितने तरह के होते हैं। मुख्यतः दो तरह के केसेस होते हैं। पहला सिविल केसेस, जिनको हिंदी में व्यावहारिक मामले और उर्दू में दीवानी मामले कहा जाता है, और दूसरा क्रिमिनल केसेस, जिनको हिंदी में दांडिक मामले और उर्दू में फौजदारी मामले कहा जाता है। सिविल केसेस के अंदर डिमांड ऑफ राइट्स एंड कंपनसेशन होता है, यानी अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। कौन से होते हैं सिविल केसेस? जैसे कॉपीराइट्स के मामले, पेटेंट के मामले, ट्रेडमार्क के मामले, ये सब सिविल केसेस में आते हैं। और क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? क्रिमिनल केसेस में डिमांड ऑफ पनिशमेंट की जाती है, यानी सजा की मांग की जाती है। कौन से होते हैं क्रिमिनल केसेस? जैसे मर्डर, हरासमेंट, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन। चलिए अब बात करते हैं कोर्ट्स की। तो जो निचली अदालतें होती हैं यानी लोअर कोर्ट्स, वहाँ पर क्रिमिनल केसेस को जो देखते हैं उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 या क्लास 2 हो सकते हैं। और जो सिविल केसेस को देखते हैं उन्हें सिविल जज कहा जाता है। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। यह आपने सुना होगा जिला एवं सत्र न्यायालय, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। यहाँ क्रिमिनल केसेस को सेशन कोर्ट में सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज देखते हैं, और सिविल केसेस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला न्यायाधीश देखते हैं। अब और ऊपर आते हैं हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय, जो हर राज्य में होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, जो भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ इन्हें जस्टिस कहा जाता है। जी हाँ, न्यायमूर्ति कहा जाता है, यानी इनका होना ही न्याय है। अब मोटा मोटा अंतर आपने समझ लिया। अब जानते हैं मजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस के डिफरेंस के बारे में कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से। पहला पैरामीटर जो हम देखते हैं वो है क्वालिफिकेशन का। मजिस्ट्रेट बनने के लिए लॉयर्स यानी वो व्यक्ति जिसने कानून की डिग्री ले रखी है, वो एग्ज़ाम क्लियर करके मजिस्ट्रेट बन सकता है। जज बनने के लिए लॉयर्स को एक मिनिमम एक्सपीरियंस लेना होता है और फिर वो जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं और जज बन सकते हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति जस्टिस बनना चाहता है तो उसे पहले जज बनना पड़ेगा और फिर वो जस्टिस के लिए प्रमोट किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की, जो है सिलेक्शन। मजिस्ट्रेट के लिए एग्जामिनेशन होते हैं। हर स्टेट अपना अलग एग्जामिनेशन जुडिशियल सर्विसेज के लिए कंडक्ट करता है और मजिस्ट्रेट का सिलेक्शन होता है। वहीं जजेस के लिए भी एग्जामिनेशन होता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन एडवोकेट्स दे सकते हैं। जजेस की नियुक्ति मजिस्ट्रेट के द्वारा भी की जा सकती है, यानी जो मजिस्ट्रेट एक लंबे समय तक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर लेते हैं उन्हें जज के रूप में प्रमोट किया जाता है। अब आते हैं जस्टिस के लिए। इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तीसरा क्राइटेरिया जो हम डिस्कस करेंगे वो है कोर्ट्स के बारे में। मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट्स में बैठते हैं, वहीं जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में बैठते हैं, और जस्टिस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। अगला क्राइटेरिया है ज्यूरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन यानी मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र एक सीमित एरिया में होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहीं एक जज का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है। और जस्टिस यानी न्यायमूर्ति पूरे स्टेट और कंट्री के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं कि केसेस कौन कौन से हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं, जजेस क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस दोनों ही हैंडल करते हैं, और जस्टिस सभी तरह के केसेस हैंडल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो
स्टेट्स और सेंटर के बीच में कई बार डिस्प्यूट होते हैं, वो केसेस भी जस्टिस हैंडल करते हैं। अब आती है पावर ऑफ पनिशमेंट्स की। एक मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 साल की सज़ा दे सकता है, वहीं एक न्यायाधीश आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा भी दे सकता है, और यही जस्टिस के लिए भी है, वो भी आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा दे सकता है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट एज की। मजिस्ट्रेट की रिटायरमेंट एज वैसे तो 60 होती है, लेकिन मजिस्ट्रेट कभी भी मजिस्ट्रेट रिटायर नहीं होता। जनरली इनको जज प्रमोट कर दिया जाता है। तो जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 60 ईयर्स। वहीं हाई कोर्ट के जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स, और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी एज होती है 65 ईयर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अंतर आज मैंने मजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस के बीच में समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और कल को अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अंतर होता है तो आप अच्छे से बता पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक। कुछ एक शब्द हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सुनते तो हैं, लेकिन उनका अंतर हमें नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में। जी हाँ, जैसे लॉयर, एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल। आज हम जानेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है लॉयर, यानी विधि स्नातक, यानी वो व्यक्ति जिसने कानून की कोई डिग्री ले रखी है या कानून का जानकार है। तो बैरिस्टर क्या होता है? बैरिस्टर होता है वो व्यक्ति जिसने यही कानून की डिग्री इंग्लैंड से की हो। जी हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्कॉटलैंड से आने वाली विस्की को स्कॉच कहा जाता है, वैसे ही इंग्लैंड से पास हुए व्यक्ति को, इंग्लैंड से लॉ की डिग्री लेने वाले व्यक्ति को बैरिस्टर कहा जाता है। एडवोकेट यानी वो व्यक्ति जो किसी और का पक्ष भारतीय कोर्ट में रख सकता है। जब आप लॉ की डिग्री ले लेते हैं तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है जो कंडक्ट कराया जाता है BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप बन जाते हैं एडवोकेट, और आप किसी भी कोर्ट में किसी और का पक्ष ले सकते हैं। अब आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो एडवोकेट जो सरकार की तरफ से किसी पीड़ित के पक्ष में कोर्ट में खड़ा होता है, उसे हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी सरकारी वकील। अब एडवोकेट जनरल क्या होता है? एडवोकेट जनरल वो व्यक्ति होता है जो राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में अपीयर करता है और राज्य सरकार का पक्ष कोर्ट में रखता है। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी महान्यायवादी। वो व्यक्ति जो केंद्र सरकार का पक्ष हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में लेता है, उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है। सॉलिसिटर जनरल सेकंड पोजीशन होती है अटॉर्नी जनरल के बाद, जो केंद्र सरकार का पक्ष हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित। अगर आप ये वीडियो इस वीडियो के कवर पेज को देखने की वजह से देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, ये इसलिए क्योंकि ऐसे विज्ञापन आपको भारत में दिखाई नहीं देते। वहीं अगर आप यूएस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो ऐसे विज्ञापन बहुत ही कॉमन होते हैं। तो क्या है जो भारत में लॉयर्स को, एडवोकेट्स को एडवर्टाइजमेंट करने से रोकता है, उन पर प्रतिबंध लगाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारी जुडिशरी का क्या स्टैंड है, हमारी अदालतें इस एडवर्टाइजमेंट बैन को लेकर क्या कहती हैं, क्या जजमेंट्स हैं, दूसरे देशों से तुलना करेंगे कि ये बैन हमारे देश में किस हद तक जायज है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू।
आइए जानते हैं लॉयर्स के एडवर्टाइजमेंट पर प्रतिबंध क्यों है, इसका इतिहास क्या है। भारत में कानून बहुत ही पुराना है। वैदिक सभ्यता के टाइम से ही भारत में कानूनी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। राजा महाराजा के टाइम पे भी राजा का एक परिषद होता था जो न्याय करता था। उस टाइम से लेके आज तक इस कार्य को एक महानतम कार्य माना गया है। अगर मॉडर्न भारत की बात करें तो लीगल सिस्टम इंडिया में इंग्लैंड की देन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया तो उन्होंने ही लीगल सिस्टम हमको दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक आज के भारत में 10 लाख से ज्यादा एडवोकेट्स हैं, क्योंकि इनिशियली इंग्लैंड में बैरिस्टर्स को एडवर्टाइजमेंट करने पर प्रतिबंध था, इसी वजह से भारत में भी ये प्रतिबंध लागू हुआ था। मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इंग्लैंड में अब ये प्रतिबंध हटाया जा चुका है। आइए जानते हैं कि लॉयर्स को एडवर्टाइजमेंट करने से रोकता कौन है। भारत में लॉ की पढ़ाई करने के बाद लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद ही वो किसी के पक्ष में कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं, यानी वो अधिवक्ता कहला सकते हैं। एडवोकेट्स एक्ट 1960 के सेक्शन 49 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये अधिकार है कि वो एडवोकेट्स के लिए नए कानून बना सकती है या फिर पुराने कानूनों में कोई भी बदलाव कर सकती है। वहीं एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 36 एडवोकेट्स या लॉयर्स को किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में, प्रतिबंध लगाता है। यह एक्ट किसी भी एडवोकेट और लॉयर को अपनी डेजिग्नेशन, अपना टाइटल किसी भी नेम प्लेट पर लिखने से भी रोकता है। वहीं 2008 में इसी एडवोकेट्स एक्ट में कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए? एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 36 के नियमों में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अमेंडमेंट किया, एक नया रेजोल्यूशन पास किया। नए नियम के मुताबिक एडवोकेट्स या लॉयर्स अब अपनी वेबसाइट पर अपना नाम, पता, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने डिग्री कहाँ से की है, आप कहाँ तक पढ़े हैं वगैरह वगैरह, और अपनी एनरोलमेंट डिटेल्स, यानी आप बार काउंसिल का आपका नंबर क्या है और कौन से बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं और आप किस एरिया में अपनी लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, ये मेंशन कर सकते हैं। यही सेक्शन 36 इस जानकारी को किसी इल्लीगल काम के लिए यूज करने के लिए भी एडवोकेट्स को यानी लॉयर्स को प्रतिबंधित करता है। आइए जानते हैं कि हमारी अदालतों का, हमारी जुडिशरी का इस बैन को लेकर क्या स्टैंड रहा है। भारत में कोर्ट्स ने लीगल प्रोफेशन को हमेशा एक नोबल प्रोफेशन माना है, एक महानतम कार्य का दर्जा माना है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा संबंध किसी पीड़ित को न्याय दिलाने से होता है। भारतीय अदालतें ये मानती आई हैं कि यदि वो एडवोकेट्स और लॉयर्स को अपने प्रोफेशन के एडवर्टाइजमेंट की परमिशन दे सकती हैं तो इससे इसकी गरिमा और सम्मान कम हो सकता है। भारतीय अदालतें ये भी कहती हैं कि हर लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने काम को अच्छे से निभाए, क्योंकि भारत में मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारी जनसंख्या लॉ के बारे में अनभिज्ञ है, इलिटरेट है। और भारतीय अदालतों का ये भी कहना है कि लॉ की एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशंस की इजाजत देकर अगर वो देते हैं तो लॉयर्स इसका मिसयूज कर सकते हैं, लोगों का शोषण कर सकते हैं। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भारतीय अदालतों ने कुछ जजमेंट्स भी दिए हैं, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं, कोई भी एडवोकेट इस एक्ट का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसको सजा भी दी जाती है। आइए जानते हैं कुछ लैंडमार्क्स जजमेंट्स के बारे में। पहला केस है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MV दाभोलकर एंड अदर्स का केस। इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि लॉ कोई व्यवसाय नहीं है, कानून कोई व्यवसाय नहीं है और इसे किसी भी अन्य सामान की तरह खरीद और फरोख्त के कमर्शियल ट्रेड में डालना
लीगल प्रोफेशन की सम्मान को कम करने जैसा है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए के बालाजी के केस में कोर्ट ने ये माना था कि एडवर्टाइजमेंट चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली एडवोकेट्स के लिए प्रतिबंधित रहेगा और ये एक मिसकंडक्ट माना जाएगा। आइए जानते हैं कि दूसरे देशों में लॉयर्स के एडवर्टाइजमेंट को लेके क्या रुख अपनाया है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, यानी वो देश जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेरित हुआ, सन 1970 तक ब्रिटेन में एडवर्टाइजमेंट पर पूर्ण बैन था। हालांकि सन 1970 के बाद एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा मान्यता दी गई, थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। बट ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग की 1986 की रिपोर्ट के बाद एडवर्टाइजमेंट पर बैन हटा लिया गया। यानी 1986 के बाद ब्रिटेन में लॉयर्स के एडवर्टाइजमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सॉलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी यानी SRA वो संस्था है ब्रिटेन की जो लॉयर्स के एडवर्टाइजमेंट को अधिकार देती है और उस पर नियंत्रण भी रखती है। सोचिए, जहां से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेरणा ली, वहां पे भी अधिकार अब दे दिया गया है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स में 1977 में अटॉर्नीज की एडवर्टाइजमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध था। अब मैंने एक शब्द यूज किया अटॉर्नी, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट में लॉयर्स को अटॉर्नी कहा जाता है। 1977 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई बेट्स वर्सेस स्टेट ऑफ अरिजोना के केस में, और इस पर लॉयर्स के एडवर्टाइजमेंट के बैन को पूरी तरह हटा दिया गया। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ दिया गया और लॉयर्स के बैन को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। मॉडल रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स 1983 के तहत लॉयर्स के एडवर्टाइजमेंट को नियंत्रण किया जाता है और उन्हें अधिकार है कि वो किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जो भी राय हो लॉयर्स के एडवर्टाइजमेंट को लेके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और यदि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके दिमाग में हो, जो आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप लॉ कर रहे हैं, आपके सर्कल में कोई लॉ करना चाहता है, या आप लॉ के प्रोफेशन से किसी भी तरीके का जुड़ाव रखते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉ करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो लॉ में कोई भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। करियर ऑप्शंस बताने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर LLB होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो या तो लॉ कर चुके हैं या लॉ कर रहे हैं, उनके पास भी ये जानकारी नहीं होती। LLB बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म है लेक्स लेगम बैचलरस। जी हाँ, इसका अगर अनुवाद करें तो इसे कहा जाएगा बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज, या फिर बैचलर ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। अब LLB आप दो तरीके से कर सकते हैं। यदि आप 12th के बाद LLB करना चाहते हैं तो आप या तो 5 साल का BA LLB कर सकते हैं, और यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप LLB 3 इयर्स कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। LLB करने के बाद आप LLB में मास्टर्स भी कर सकते हैं। इसे कहा जाता है LLM। जी हाँ, लेक्स लेगम मैजिस्टर। ये भी एक लैटिन वर्ड है, और अगर यदि इसका इंग्लिश में अनुवाद करें तो इसे कहा जाएगा मास्टर इन लॉज या मास्टर इन लेजिस्लेटिव लॉज। LLB करने के बाद आप बनते हैं लॉयर। तो क्या लॉयर कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी नहीं। आपको LLB करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसके बाद आप कहलाते हैं एडवोकेट। तो लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है, ये जानकारी देखने के लिए आप ये वाली वीडियो आई बटन में देख सकते हैं। तो जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप किसी और का पक्ष भारतीय अदालतों में रख सकते हैं, और आप अगर हिंदी में बताऊं तो आप कहलाते हैं अधिवक्ता।
एडवोकेट। आइए अब जानते हैं कि एलएलबी करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस खुलते हैं। सबसे पहला और सबसे लुक्रेटिव, जिसके लिए एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे एलएलबी करते हैं, वो है जुडिशियल सर्विसेज। वो जुडिशियल सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं। हर स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है और उसके बाद आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मैक्सिमम 35 इयर्स की एज लिमिट है। बहुत सारे स्टेट्स में ये अलग भी हो सकती है। 35 साल तक की उम्र तक आप टेस्ट दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट भर्ती हो सकते हैं। फर्ज कीजिए आप 35 साल के हो गए हैं, आपने एलएलबी बाद में किया और आप फिर भी मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको एलएलबी में एक ऑप्शन दिया जाता है। आप एलएलबी करने के बाद 7 साल प्रैक्टिस कीजिए और आप डायरेक्ट एडीजे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जो होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। जी हाँ, मजिस्ट्रेट से भी बड़ा ओहदा, और शायद भारत में एक अकेली ऐसी सरकारी नौकरी है जो 45 साल तक की उम्र तक आप ले सकते हैं। तो एलिजिबल क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने बताया, आप एलएलबी होना चाहिए और आपको 7 साल का कोर्ट का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले करियर ऑप्शन की, और यह है बैंकिंग से जुड़ा हुआ। एलएलबी करने के बाद यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन खुलता है। नेशनलाइज और प्राइवेट दोनों ही तरह के बैंक अपने बैंकों के लिए स्पेशल बैंकिंग लॉ ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। जी हाँ, ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली बैंकिंग लॉ के बारे में ज्ञान रखते हैं और बैंकों का लीगल पक्ष भारतीय कोर्ट्स में या कॉर्पोरेट्स में रखते हैं। वैकेंसीज हर साल निकाली जाती हैं और नेशनलाइज बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 30 इयर्स तक की एज लिमिट है। आप यदि उन व्यक्तियों में से हैं जिसको आर्मी का बहुत क्रेज है, आपको यूनिफॉर्म पहनने का बहुत शौक है, तो उसके लिए भी लॉ में आपके पास एक ऑप्शन है। आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी में जैक के लिए एग्जाम दे सकते हैं। जैक मतलब जज एडवोकेट जनरल। इंडियन आर्मी भर्ती करती है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ये इंटरव्यू बहुत ही टफ होता है और बहुत ही कम लोग इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। तो यदि आप उस कैलिबर रखते हैं, वो मद्दा आपके अंदर है कि आप इंडियन आर्मी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, तो ये पोजीशन आपके लिए हमेशा खुली रहती है। एज लिमिट है 27 साल और आपका सिलेक्शन एसएसबी के द्वारा किया जाता है और इंडियन आर्मी इन वैकेंसीज को हर साल पब्लिश करती है। यदि आप सरकारी नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, जज के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए प्रिपरेशन किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, और यदि आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एलएलबी आपको एक ऑप्शन देता है। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी भी एफएमसीजी कंपनी में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में आप एज ए लीगल मैनेजर, एज ए लाइसेंस मैनेजर अपॉइंट किए जा सकते हैं। जब आप किसी कंपनी में लीगल मैनेजर, लाइसेंस मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं तो आपका काम क्या होता है? कंपनी के ट्रेडमार्क्स, कंपनी के एग्रीमेंट्स, कंपनी के लीगल केसेस को देखना होता है। ये बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है और अच्छी कंपनियां अपने यहाँ लीगल पैनल पे जो लोग उनके काम करते हैं उनको बहुत अच्छी सैलरीज देती हैं। सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। आप किसी भी एज लिमिट से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास कॉर्पोरेट लॉ का पहले का कोई एक्सपीरियंस है तो उन लोगों को इनमें प्रेफर किया जाता है। अब बात करते हैं एक और करियर ऑप्शन की जो गवर्नमेंट जॉब से ही जुड़ा है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और थोड़े टाइम आपका हो जाता है प्रैक्टिस करते हुए, तो आप सरकारी वकील के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेट अपनी वैकेंसीज हर साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए पब्लिश करता है। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 35 इयर्स और मैक्सिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 45 साल है। लेकिन इसमें एक मैंडेटरी चीज ये है कि आपके पास 7 साल का अनुभव होना मैंडेटरी है। यदि आप एजुकेशन से संबंध रखते हैं, आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट है, आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो एलएलबी उसके लिए आपको एक ऑप्शन देता है। हर साल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ लॉ के टीचर्स की भर्तियां करती हैं।
उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप यदि गवर्नमेंट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और प्राइवेट कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में LLB करने के बाद, LLM करने के बाद बच्चों को लॉ पढ़ा सकते हैं। यदि आपको कोई नौकरी नहीं करनी, कोई जॉब नहीं करनी, आप अपने दम पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, तो LLB के बाद आपको कुछ नहीं करना, काला कोट पहनिए और कोर्ट में चले जाइए। आप जितने सक्सेसफुल होंगे ये डिफाइन करेगा आपकी क्वालिटीज़ के ऊपर। एक अच्छे लॉयर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, इसके लिए आप आई बटन में ये वाली वीडियोस दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिसकी इसको ज़रूरत है। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित। हर प्रोफेशन के लिए कुछ कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। यही क्वालिटीज़ डिसाइड करती हैं कि आप उस प्रोफेशन में कितना सक्सेसफुल होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अकाउंट्स में, मैथ्स में अच्छा होता है तो लोग उसे कहते हैं कि आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है तो उन्हें लोग कहते हैं कि आपको शेफ बनना चाहिए। ये क्वालिटीज़ डिसाइड करती हैं कि आप अपने प्रोफेशन में कितना सक्सेसफुल होते हैं। यदि आप लॉ करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वालिटीज़ की बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि इन क्वालिटीज़ का एक लॉयर, एडवोकेट्स की लाइफ में कितना इम्पैक्ट आता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आज भारत में 15 लाख से ज़्यादा एडवोकेट्स हैं। तो क्या सारे एडवोकेट सक्सेसफुल हैं? जी नहीं, सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जो कि आज अच्छे एडवोकेट, सक्सेसफुल एडवोकेट्स काउंट किए जाते हैं। तो क्या है जो इन 10 से 15% एडवोकेट्स को बाकी के 85 से 90% एडवोकेट से अलग करता है? ये है वो क्वालिटीज़ जो वो पोजेस करते हैं एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट। चूंकि एक लॉयर को, एक एडवोकेट को अपनी सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करने का अधिकार नहीं होता, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस एडवोकेट्स के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बन सकें। क्योंकि एडवर्टाइज तो आप कर नहीं सकते अपनी सर्विसेज को, तो जो भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, जो भी लोग आपको अप्रोच करेंगे, वो बेसिकली आएंगे वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी से। आप ही का क्लाइंट बाकी के क्लाइंट्स लेके आएगा। सबसे पहली क्वालिटी जो एक लॉयर, एडवोकेट के पास होनी चाहिए वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। अब ये इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है? उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और ये सभी लोग आपको याद नहीं रहते, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में इतना होता है कि या तो वो बहुत टाइम तक आपको याद रहते हैं या फिर वो आपके दोस्त बन जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है इन लोगों में जो आपको ताउम्र याद रह जाते हैं? ये है उनकी अदाएं, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं जो 20-25 मिनट किसी के पास बैठते हैं, बातें करते हैं और लोगों को बोतल में बंद कर देते हैं। लोग उन्हीं के होके रह जाते हैं। इन्हें कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। आप किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, ये डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति आपको कितने टाइम तक याद रहेगा। एक लॉयर के पास भी ऐसी ही कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं तो हम 4 चीज़ें उसमें काउंट करते हैं। नंबर 1, यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर। आपको सुनना आना चाहिए। नंबर 2, यू हैव टू हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अब वो कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है, वो कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है। नंबर 3, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पोस्चर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड नंबर 4, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक।
आपको पता होना चाहिए कि दूसरा उस सिचुएशन में कैसा फील कर रहा है, ताकि आप उसकी सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ पाएं। नेक्स्ट क्वालिटी जो एक एडवोकेट या एक लॉयर में होनी चाहिए वो है एनालिटिकल स्किल्स। जी हाँ, अब ये एनालिटिकल स्किल्स क्या होती हैं? एनालिटिकल स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 4 चीज़ों की। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, सेकेंडली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, तीसरा उस इंफॉर्मेशन से प्रॉब्लम का हल निकालना, और चौथा डिसीजन लेना। ये क्यों ज़रूरी हो जाता है? एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैं अगर बात करूं तो आप जब केसेस लड़ते हैं, जब आप कोई भी केस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा रिसर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी जानकारी है उस पर्टिकुलर केस के लिए, आप उस जानकारी को इकट्ठा करते हैं। अब उस जानकारी को आप एनालाइज करते हैं अपने उस केस के माध्यम से, और उसी बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक एनालिटिकल स्किल्स डिफाइन करती है कि आप कितने अच्छे रिसर्चर, कितने अच्छे एडवोकेट्स बनेंगे। तो ये सेकंड क्वालिटी है जो एक एडवोकेट के अंदर होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी की, जो है नॉलेज। अब एक एज एन लॉयर आपके पास 2 तरह की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्ट में प्रोसीजर्स क्या हैं। जी हाँ, उन प्रोसीजर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिविल केसेस के लिए और क्रिमिनल केसेस के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स डिफाइन हैं। CRPC है और सिविल प्रोसीजर कोड है। तो इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि कौन सा प्रोसीजर कब फॉलो होगा। यदि इस प्रोसीजर की जानकारी नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सेकेंडली, आपको लॉ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स भी है, आपके पास एनालिटिकल माइंड भी है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना लॉ की, तो वो किसी काम की नहीं है। यू आर एज गुड एज अदर्स, आप दूसरे की तरह ही हैं, क्योंकि एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर, यू मस्ट हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ लॉ। तो दोस्तों, ये 3 क्वालिटीज अगर आपके पास हैं और ये 3 क्वालिटीज अगर आप पोजेस करते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं। यदि आपके सर्कल में, आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा है जिसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, एनालिटिकल पावर है और वो लॉ में इंटरेस्ट रखता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये वीडियो उस तक ज़रूर शेयर करें और उसको बढ़ावा दें, क्योंकि इस देश में अच्छे एडवोकेट्स की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। निगाहें ही नहीं, कलेजा भी उसका रोया होगा, देकर मौत की सज़ा जिस रात वो जज सोया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित, एक ऐसा चैनल जिस पर लॉ से जुड़े हुए विषयों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारी फिल्मों में ये देखा होगा कि जज किसी को फांसी की सज़ा देने के बाद उस कलम की निब को तोड़ देते हैं, और आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि वो ऐसा करते क्यों हैं। क्या ये कोई कानून है, कोई नियम है या कोई परंपरा है? अगर कानून है तो कहाँ लिखा है, और अगर परंपरा है तो किसने बनाई, कहाँ से शुरू हुई? आज इसी विषय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर वही गुजारिश, वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक अंगूठे का निशान है, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे हल्का सा ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ज़रा सोच के देखिए, अगर आपको कहा जाए कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जान लेनी है जिसे आप जानते ही नहीं हो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दुनिया भर के देशों में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में लोगों से यही पूछा गया कि क्या आप किसी व्यक्ति की, अनजान व्यक्ति की जान ले सकते हैं? और 90% से ज़्यादा लोगों ने, जी हाँ 90% से ज़्यादा लोगों ने इस बात को माना कि वो किसी की जान ले नहीं सकते। वहीं लोगों ने ये भी कहा कि अगर किसी लड़ाई के चलते और हीट ऑफ द मोमेंट के चलते वो किसी की जान ले लेते हैं,
तो उसकी ग्लानि उन्हें जिंदगी भर रहेगी। उस गिल्ट के साथ, उस पश्चाताप के साथ वो जिंदगी भर जिएंगे। लीगल तरीके से जान लेने का अधिकार सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस के पास है। एक, बॉर्डर पर खड़े उस सिपाही के पास जिसको पता है कि अगर वो गोली नहीं चलाएगा तो सामने वाला उसकी जान ले लेगा। उस पुलिस ऑफिसर के पास जिसे पता है कि यदि अपराधी को उसने मुठभेड़ में नहीं मारा तो अपराधी उसको मार देगा। और दूसरा, न्यायपालिका के उस जज को जिसको मृत्युदंड देना पड़ता है क्योंकि वो उस न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा है। सोचकर देखिए उस जज के बारे में जिसे मृत्युदंड देना पड़ता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो जानता नहीं, जिसके साथ उसका कोई पर्सनल द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, जो उसका कोई बुरा नहीं किया और ना ही शायद कर सकता है। फिर भी उसे न्यायपालिका में रहते हुए ये डिसीजन लेना पड़ता है और मृत्युदंड देना पड़ता है। भारत में मृत्युदंड की सजा सिर्फ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में दी जाती है। जब अपराधी कोई ऐसा जघन्य अपराध कर देता है जिसके लिए कोई और सजा देना शायद मुमकिन ही ना हो, तब मृत्युदंड की सजा भारतीय संविधान में दी जाती है। अब लौटते हैं अपने असली मुद्दे पे। जब मृत्युदंड की सजा जज दे देता है तो वो आखिर कलम क्यों तोड़ता है? दोस्तों, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं और ये थ्योरीज कहाँ से शुरू हुई कुछ नहीं पता। आइए जानते हैं सबसे पहली थ्योरी के बारे में। सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि मृत्युदंड देने की सजा के बाद उस जज का अधिकार वहाँ समाप्त हो जाता है। उसके बाद कोर्ट को वो अधिकार नहीं होता कि वो अपनी ही सजा को चेंज कर सके, और इसी वजह से वो उस कलम की निब को तोड़ देता है, उस पेन की निब को तोड़ देता है ताकि वो अपनी सजा को चेंज ना कर पाए। ये पहली थ्योरी दी जाती है। थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि जिस कलम से किसी आदमी की मौत की सजा मुकर्रर की गई है, जिस कलम ने किसी आदमी की जान ली है, वो कलम अब कलंकित हो गई है। उसे किसी और काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता और इसी वजह से उस कलम को जजेस तोड़ देते हैं। और तीसरी थ्योरी ये कहती है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा जुड़ाव हो जाता है, और जब जज उस कलम से किसी को मृत्युदंड देता है और अगर वो उस कलम को नहीं तोड़ेगा तो जब जब वो उस पेन को, उस कलम को यूज करेगा, उसे याद आएगा कि उसने किसी को मृत्युदंड दिया है। इस वजह से भी शायद जज उस कलम को, उस पेन को, निब को तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये सब थ्योरीज हैं, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये एक परंपरा है जो आज से नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य से चलती आ रही है। ब्रिटेन में भी ये परंपरा है कि जज जब किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं तो वहाँ भी पेन को तोड़ दिया जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया और ये परंपरा आज तक भी हमारे देश में चलती आ रही है। आप कहेंगे अपराधी को मौत की सज़ा दी गई है और उसने बहुत जघन्य अपराध किया है, तो गिल्ट किस बात का? तो आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए, बहुत सारे देशों में, जैसे हमारे देश में फांसी दी जाती है, वैसे ही जब किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो उसे एक इलेक्ट्रिकल चेयर पे बिठाया जाता है। उस इलेक्ट्रिकल चेयर को 5 स्विचेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। उन 5 स्विचेस पर 5 अलग अलग आदमी खड़े किए जाते हैं और वो 5 आदमी एक साथ उस स्विच को दबाते हैं। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता होता कि किस स्विच के जरिए इलेक्ट्रिक करंट उस चेयर तक पहुंचा और उस आदमी की मौत हुई। और इतना सब कुछ किस लिए किया जाता है? सिर्फ इस वजह से कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये गिल्ट ना हो कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति की जान ली है जिसको वो जानता नहीं है। तो दोस्तों, ये सब थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज को लेके आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित। कोरोना का कहर देश और दुनिया पर 8 महीने से बरस रहा है। शायद ही कोई ऐसा देश हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर कोरोना की मार ना पड़ी हो। इकॉनमी बर्बाद हुई,
बिजनेस बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो हुआ गरीब आदमी। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिसकी कोरोना के चलते नौकरी चली गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी कोरोना के चलते नौकरी गई है, तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट की उस योजना के बारे में जिससे आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में। शॉर्ट में अगर बोलें तो इसे कहेंगे ABVKY। तो जानते हैं क्या है ये योजना। 18/9/2018 को ESIC की 175वीं मीटिंग में इस योजना को मंजूर किया गया। जो लोग ESIC के अंतर्गत आते हैं और 2 साल तक ESIC में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी 2 साल से उनकी तनख्वाह में से ESIC कट रहा है, और यदि उनकी नौकरी किसी कारण से चली जाती है तो 90 दिनों तक आपकी सैलरी का 25% आपको रोजगार भत्ता दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? आपकी औसतन रोजाना की सैलरी का 25% 90 दिनों तक, और ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और जो लोग ESIC के अंतर्गत आते हैं वो व्यक्ति जीवन में एक बार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब कोरोना के चलते इस योजना में कुछ बदलाव किए गए, इस योजना को और बेहतर बनाया गया। क्या बदलाव किए गए? 2 साल या 2 साल से ज्यादा ESIC में जो रजिस्टर्ड हैं और पिछले 3 कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 दिनों तक नौकरी की है और ESIC भरा है, यानी उनकी सैलरी में से ESIC कटा है और एम्प्लॉयर ने ESIC जमा कराया है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कितना पैसा मिलेगा? औसतन योजना की सैलरी का 50% 90 दिनों का पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब ये कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है जानते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड ESIC साल को 2 भागों में बांटता है, जिसे हम छमाही कहते हैं। एक छमाही को एक कंट्रीब्यूशन पीरियड मान लीजिए, यानी पिछले 3 कंट्रीब्यूशन पीरियड में, यानी पिछले 1.5 साल में अगर आपने 78 दिनों तक की नौकरी की है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कितना पैसा मिलेगा? उदाहरण के तौर पर यदि आप अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक 180 दिन आपने काम किया और आपने टोटल 1,08,000 रुपए अर्न किए, ऐसे ही अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक 150 दिन आपने काम किया और 90,000 रुपए आपने अर्न किए। अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक 180 दिन आपने काम किया और 1,08,000 रुपए आपने कमाए। अक्टूबर 2019 और मार्च 2019 तक आपने सिर्फ 90 दिन काम किया और 54,000 रुपए का आपने कमाए। तो आपने टोटल 2 साल में 600 दिनों तक काम किया और 3,60,000 रुपए आपने कमाए, जिस पर आपने ESIC पे किया, यानी आपकी एक दिन की औसत सैलरी हुई 600 रुपए। अब 600 का 50% हुआ 300 रुपए, और यदि आप इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो बनता है 27,000 रुपए, जो ESIC आपको देगा इस योजना के तहत। अब जानते हैं आपको करना क्या है। आपके पास यदि इंटरनेट फैसिलिटी है, आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आपको अपने कंप्यूटर पर www.esic.in/employer पोर्टल पर लॉगिन करना है। आपको वहां अपना ESIC नंबर डालना है और आप चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं, वहीं चेक हो जाएगा। यदि आपके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट ESIC की ब्रांच में जाएं और वहां जो हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, जो सरकार ने कोरोना काल में जो लोग गए, नौकरियां बहुत ज्यादा गई हैं जिनकी वजह से हेल्प डेस्क लगाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकें, वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज इस योजना में सरकार ने किया है वो ये है कि एम्प्लॉय अब खुद क्लेम कर सकता है। पहले ये क्लेम एम्प्लॉयर के द्वारा रूट होता था, यानी जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे वो लोग इस क्लेम को सर्टिफाई करते थे। आप अपना क्लेम फाइल कीजिए। अब ESIC के ऑफिसर आपके एम्प्लॉयर के पास जाएंगे और आपका डाटा वेरीफाई करा के आपका क्लेम प्रोसेस करेंगे। 90 दिन का पैसा 30 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब जानते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए।
सबसे पहले आपको अपना ESIC रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए, या अगर आपको अपना ESIC नंबर पता है तो उससे भी काम चल जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड चाहिए, और तीसरा आपका बैंक अकाउंट। आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं भी है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, आप हेल्प डेस्क पे जाएं, वो आपकी मदद कर देंगे। आप कैंसल्ड चेक या अपने बैंक की पासबुक को लेकर जाएं। इसके बाद आपको चाहिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जिसको आम भाषा में स्टाम्प पेपर, 20 रुपए का, जिस पे आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो लोग जरूरतमंद हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, और अपने कमेंट्स, अपनी राय, अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहें लीगल क्लिनिक बाय ललित से। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, ढाबा, टेक अवे या होम डिलीवरी फूड आउटलेट खोलना चाहते हैं तो आपको किन किन लाइसेंसेस या परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा आएगा। तो यदि आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए, और आपके अगर सर्कल में कोई होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा खोलना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लाइसेंसेस को समझने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप काम शुरू कैसे करना चाहते हैं। मोटा मोटी 4 तरीके से आप काम शुरू कर सकते हैं। प्रोपराइटरशिप में, पार्टनरशिप में, या आप LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करके काम शुरू कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये तय करना ज़रूरी है कि आप काम कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से लगेंगे। यदि आप इन चारों की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपसे डिटेल शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं होटल्स की। अब होटल्स 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार या 5 स्टार डीलक्स या गेस्ट हाउसेस कोई भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि होटल के लिए लाइसेंसेस कौन कौन से चाहिए और इनके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो लाइसेंस होटल ऑपरेट करने के लिए चाहिए वो है फायर लाइसेंस। इसे फायर NOC भी कहा जाता है। फिर आपको चाहिए MCD लाइसेंस, जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एक लाइसेंस आपको देती है, जिससे आप होटल ऑपरेट कर सकते हैं। अब होटल के अंदर यदि आपके अदर सर्विसेज भी हैं, जैसे कि आपके होटल के अंदर रेस्टोरेंट है, बार है, जिम है, स्पा है, सैलून है या स्विमिंग पूल है, तो इनके लिए भी आपको MCD से हेल्थ ट्रेड लाइसेंसेस अलग अलग से लेने पड़ेंगे। अब इसके बाद जानते हैं कि दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट आपको होटल के लिए कौन सा लाइसेंस देती है। दिल्ली पुलिस होटल के लिए यानी रूम्स के लिए जो आपको लाइसेंस देती है उसे लॉजिंग लाइसेंस कहा जाता है, और जो रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस देती है उसे ईटिंग हाउस लाइसेंस कहा जाता है। दिल्ली पुलिस आपके होटल में यदि स्विमिंग पूल है तो उसके लिए भी एक अलग से लाइसेंसेस देती है। अब बात करते हैं DPCC लाइसेंस की। इसे कंसेंट भी कहा जाता है। ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी इशू करता है। अब और लाइसेंस चाहिए FSSAI लाइसेंस, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको चाहिए स्टार क्लासिफिकेशन ऑफ लाइसेंस, जो दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और यदि आप अपने होटल में बार शुरू करना चाहते हैं, लिकर सर्विस शुरू करना चाहते हैं, आपको दिल्ली एक्साइज से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और चूंकि आप लिकर सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पैग मेजर्स भी रखने पड़ेंगे। तो पैग मेजर्स और वेइंग मशीन के लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट लाइसेंस इशू करता है। अब यदि होटल में आप वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं तो आपको अलग से वॉकी टॉकी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके अलावा आपको PF और ESIC का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है,
और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखते हैं तो आपको दिल्ली लेबर से एक रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। अब बात करते हैं लाइसेंसेस जो रेस्टोरेंट और ढाबा के लिए चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बात किया, आपको सबसे पहला लाइसेंस चाहिए फायर लाइसेंस, जिसे फायर एनओसी भी कहते हैं। फिर एमसीडी लाइसेंस, और दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट से एक लाइसेंस आता है ईटिंग हाउस लाइसेंस, जो आपको रेस्टोरेंट के लिए चाहिए। फिर डीपीसीसी का लाइसेंस, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस होता है। फिर एफएसएसएआई। इसके अलावा आपको दिल्ली टूरिज्म रेस्टोरेंट से एक अप्रूवल लेना होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और ये दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। जब आप दिल्ली टूरिज्म से लाइसेंस ले लेते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं लिकर सर्विस के लिए दिल्ली में एक्साइज लाइसेंस के लिए। और सबसे लास्ट में जो आपको लाइसेंस चाहिए वो है लीगल मेट्रोलॉजी का लाइसेंस। आप वेइंग मशीन और पेग मेजर्स यूज़ करते हैं उसके लिए। अब बात करते हैं क्लब्स और डिस्कोथेक की। मोरलेस इसके भी लाइसेंस वही हैं। आपको फायर लाइसेंस चाहिए, आपको एमसीडी का लाइसेंस चाहिए, लेकिन क्लब्स और डिस्कोथेक के केस में आपको एक लाइसेंस एमसीडी का रेस्टोरेंट के लिए लेना पड़ता है और एक लाइसेंस आपको डिस्कोथेक यानी डांसिंग के लिए लेना पड़ता है। इसके अलावा आपको एक लाइसेंस दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट से ईटिंग हाउस के लिए लेना पड़ता है, और क्योंकि आप म्यूज़िक यूज़ करते हैं इसके लिए आपको डांस फ्लोर का लाइसेंस, डिस्कोथेक का लाइसेंस दिल्ली पुलिस से भी लेना पड़ता है। इसके अलावा इसमें भी डीपीसीसी का लाइसेंस चाहिए। फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस चाहिए। इसके लिए भी आपको दिल्ली टूरिज्म से रेस्टोरेंट अप्रूवल कराना पड़ेगा। और लिकर सर्विस यदि आप करना चाहते हैं तो आपको लिकर लाइसेंस चाहिए, और इसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी, वेइंग मशीन और पेग मेजर्स के लिए चाहिए। अब यदि आप कोई टेक अवे जॉइंट यानी फूड आउटलेट जिसमें डाइन इन फैसिलिटी नहीं है उसे खोलना चाहते हैं दिल्ली में, तो सबसे पहले आपको एक फायर लाइसेंस चाहिए। उसके बाद एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का हेड ट्रेड लाइसेंस चाहिए। फिर डीपीसीसी लाइसेंस चाहिए और फूड सेफ्टी लाइसेंस चाहिए। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की डिटेल की। जी हाँ, एक बहुत ही सराहनीय कदम दिल्ली गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक साइट बनाई गई है जिसे वन विंडो एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। जी हाँ, आप एक ही साइट पे जाके दिल्ली फायर सर्विसेज, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और डीपीसीसी का लाइसेंस फाइल कर सकते हैं। अब चाहे वो होटल का लाइसेंस हो, चाहे रेस्टोरेंट का हो, चाहे क्लब का हो, आप एक ही साइट पर जाकर सारी डिटेल फाइल करेंगे। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है। ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है, इससे किसी भी अन्य डिपार्टमेंट की लीगल फ़ीस में कंफ्यूज मत होइए। ये सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस है इस साइट पे एप्लीकेशन डालने के लिए। तो ये दिल्ली एमएचए की जो साइट है ये काम कैसे करती है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। आप इस लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर से किया जाता है, और जब आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। आप उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए और अपने रेस्टोरेंट की, अपने होटल की, या अपने ढाबा की, या अपने डिस्कोथेक की, जो भी आप ओपन कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स इसमें एंटर कीजिए और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के साथ आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज और डीपीसीसी में अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करते हैं फायर लाइसेंस यानी एफएससी यानी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की। इसकी वैलिडिटी होती है 3 साल की। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन एमएचए की साइट पे फाइल कर चुके हैं तो उसी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालें, यानी जो ईमेल एड्रेस आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यानी director.dlfire@nic.in, इस पर अपनी एप्लीकेशन को ईमेल कर दें। इसका अगर आप पर्सनली ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो दिल्ली फायर सर्विस का ऑफिस लोकेटेड है न्यू बाराखंबा रोड, कनाट लेन, बाराखंबा पे। और ये बिल्कुल
पीछे लोकेटेड है, जो दिल्ली फायर सर्विस स्टेशन है कनॉट प्लेस में, बिल्कुल उसके पीछे लोकेटेड है। एप्लीकेशन आपने जब ऑनलाइन आप फाइल कर देते हैं तो वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के पास जाती है। उसके बाद आपके प्रेमाइसिस पे एक इंस्पेक्शन कंडक्ट किया जाता है बाय एडीओ एंड डीओ ऑफ योर एरिया। अब बात करते हैं एमसीडी हेड ट्रेड लाइसेंस की, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। आपको अपनी स्क्रीन पर एक साइट दिखाई दे रही है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं और साइट खोलते हैं तो आपको 3 एमसीडीज दिखती हैं। जी हाँ, इसमें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंक्लूडेड नहीं है। इसमें साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और चूंकि आप एक एप्लीकेशन वहाँ पे दिल्ली एमएचए की साइट पे भी फाइल कर चुके हैं, तो अब आपको सेपरेटली यहाँ नई एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बजाय इसके आप अपने डिप्टी हेल्थ ऑफिसर जो आपके जोन में है और आपके एमसीडी के हेल्थ इंस्पेक्टर से मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डीपीसीसी यानी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लाइसेंस की, जो होता है बेसिकली एक कंसेंट। अब जब दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है कंसेंट टू एस्टैब्लिश यानी CTE, और इसके कुछ दिनों के बाद, एक तय सीमा के बाद, आप CTO यानी कंसेंट टू ऑपरेट के लिए फाइल कर सकते हैं। ये लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है और इसकी फीस कैलकुलेट की जाती है आपके रेस्टोरेंट के या होटल के या डिस्कोथेक जो भी आप खोलना चाहते हैं उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बेसिस पे। अब बात करते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लाइसेंस की, या जी हाँ FSSAI लाइसेंस की। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। इस लाइसेंस की वैधता वैलिडिटी 1 साल से 5 साल तक हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब आप ऑनलाइन लाइसेंस फाइल करते हैं तो आपको बताना होता है कि आप ये लाइसेंस कितने टाइम के लिए ले रहे हैं। पर ईयर की जो फीस होती है वो 2000 रुपये होती है और स्टेट और सेंट्रल लाइसेंसेस इसमें फाइल किए जा सकते हैं। यदि आप कोई स्टेट लाइसेंस फाइल कर रहे हैं, जी हाँ, यदि आप कोई रेस्टोरेंट का लाइसेंस फाइल कर रहे हैं, आउटलेट ईटिंग यूनिट टेक अवे आउटलेट का लाइसेंस फाइल कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद विजिट करना पड़ेगा 8th फ्लोर मयूर विहान कनॉट प्लेस, जो शंकर मार्केट कनॉट लेन के पास लोकेटेड है। और यदि आप किसी 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल या 5 स्टार डीलक्स होटल के लिए बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 1st फ्लोर NBCC पैलेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, न्यू दिल्ली में कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सेंट्रल लाइसेंसेस इशू किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टार क्लासिफिकेशन। जी हाँ, आप 1 स्टार होटल खोलते हैं, 2 स्टार हैं, 3 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, 5 स्टार हैं या 5 स्टार डीलक्स हैं। आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया में 7 स्टार का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है और कोई भी होटल 7 स्टार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किसी को 7 स्टार के लिए अप्लाई ही नहीं करने देता। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में 7 स्टार होटल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यदि आप 4 स्टार या 5 स्टार या 5 स्टार डीलक्स के लिए एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में फाइल करते हैं, सबसे पहले तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है और यदि आप ये फाइल करते हैं तो इसके लिए आपको HRACC 7th फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग 36 जनपथ पे विजिट करना पड़ेगा। और यदि आप 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार के लिए फाइल करते हैं तो इसके लिए आपको इंडिया टूरिज्म 88 जनपथ रोड पर संपर्क करना पड़ेगा। ये लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है। अब बात करते हैं दिल्ली टूरिज्म रेस्टोरेंट अप्रूवल की। अब हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पढ़ लिया जो कि सेंटर के अंडर है। अब दिल्ली टूरिज्म की बात करते हैं जो रेस्टोरेंट्स को अप्रूवल देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे साइट देख पा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। इस लाइसेंस की वैधता 5 साल की होती है। 5 ईयर्स के लिए लाइसेंस वैलिड होता है। और यदि आपके रेस्टोरेंट में सिटिंग कैपेसिटी 100 या 100 बंदों से कम है तो उसके लिए आपकी फ़ीस 10,000 रुपये है। और यदि आपकी रेस्टोरेंट की सिटिंग कैपेसिटी 100 बंदों से ज़्यादा है तो उसके लिए आपकी फ़ीस 15,000 रुपये है।
इसका ऑफिस 2nd फ्लोर सी विंग विकास भवन 2 नियर मेटकल्फ हाउस दिल्ली 110054 पर लोकेटेड है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपका एक इंस्पेक्शन कंडक्ट किया जाता है। आपका इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के बाद यदि आपकी फैसिलिटीज से इंस्पेक्शन टीम संतुष्ट होती है तो आपको 5 साल के लिए अप्रूवल दे दिया जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली एक्साइज के लिए। ये लाइसेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप अपने रेस्टोरेंट में, अपने होटल में, अपने डिस्कोथेक में लिक्कर सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिल्ली एक्साइज से लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। जो साइट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ आप रजिस्टर करके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। होटल्स के लिए यदि आप फाइल करते हैं तो आपको रूम्स में अगर आप लिक्कर सर्विस करना चाहते हैं तो L15F फाइल करना पड़ेगा। और यदि आप होटल के रेस्टोरेंट में लिक्कर सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको L16F के लिए शुरू करना पड़ेगा। यदि आप स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं जो होटल में लोकेटेड नहीं है, जो मार्केट्स में, कमर्शियल एरियाज़ में लोकेटेड हैं, उनके लिए यदि आप खाली वाइन और बियर अपने रेस्टोरेंट में सर्व करना चाहते हैं तो आपको L18 और L18F लाइसेंस लेना होगा। और यदि आप फुल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी ऑफ लिक्कर सर्विस चाहते हैं तो आपको L17 और L17F लाइसेंस लेना होगा। यदि आप हर तरह की लिक्कर सर्विस अपने क्लब में करना चाहते हैं मेंबर्स के लिए तो इसके लिए आपको L28F लाइसेंस फाइल करना होता है। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप दिल्ली एक्साइज की साइट पे विजिट करके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की, आपको ये जानकारी समझ आई होगी। और यदि आपके सर्कल में कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा खोलना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं और ये जानकारी लेने के बाद आप लाइसेंसेस के लिए कम से कम संतुष्ट हो सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। हंगामा है क्यों भरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। दाग दहलवी साहब की इन लाइनों को आजकल व्हाट्सएप बहुत याद कर रहा होगा और कह रहा होगा कि साहब इतना हंगामा क्यों भरपा है, हमने आपसे थोड़ी सी परमिशन ही तो ली है। कोई डाका तो नहीं डाला, कोई चोरी तो नहीं की है। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित, आपका अपना चैनल जिस पे हम लॉ और लॉ से जुड़े हुए विषयों के बारे में बात करते हैं। और आज का विषय व्हाट्सएप की वो प्राइवेसी पॉलिसी जो उसने आप और हमारे लिए बदल दी है, इंडिया के लिए बदल दी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं करूंगा आपसे वही गुजारिश, वीडियो अगर आप देखें और वीडियो अच्छा लगे तो उस लेफ्ट हैंड साइड पे अंगूठे के निशान को हल्का सा दबा दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप जब आप खोलते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है। वो ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दी है, आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़िए और नीचे एक बटन होता है जिस पे आप एग्री, जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम बिना टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े हुए उस एग्री पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी परमिशन अपने मोबाइल में देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वो आपसे मांग क्या रहा है। व्हाट्सएप ने पिछले दिनों 8000 शब्दों की एक नई प्राइवेसी पॉलिसी निकाली। जी हाँ, 8000 शब्दों की एक नई प्राइवेसी पॉलिसी निकाली जो कानूनी भाषा में लिखी हुई है और वो ये कहती है कि व्हाट्सएप अब अपनी डाटा प्राइवेसी पॉलिसी इंडिया के लिए बदलने वाला है। तो अगर 8 फरवरी 2021 तक आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री नहीं करते तो व्हाट्सएप आपको थैंक यू बोल रहा है। जी हाँ, 8 फरवरी 2021 के बाद अगर आप एग्री नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और यदि आप व्हाट्सएप यूज़ करते रहना चाहते हैं तो आपको उन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना ही पड़ेगा।
तो क्या है जो नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या चेंज कर दिया है व्हाट्सएप ने, जो इतना हल्ला कटा है, इतनी चिल्लम चिल्ली मची है? आइए डिटेल में समझते हैं कि व्हाट्सएप ने आखिर बदल क्या दिया है, इससे आपके और मेरे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या हमें व्हाट्सएप छोड़ देना चाहिए, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर यूज़ करना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, व्हाट्सएप ने ये कहा है कि वो अपने यूज़र का डाटा, जी हाँ आपका और मेरा डाटा, व्हाट्सएप की ओइंग कंपनी जो व्हाट्सएप का मालिकाना हक रखती है फेसबुक, उसके और उसकी अन्य कंपनियों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था फेसबुक ने तो वो डाटा शेयर करते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप के नए नियमों के मुताबिक वो आपका बहुत सारा डाटा, जी हाँ बहुत सारा डाटा आपकी चैट के अलावा जो यूज़ कर सकता है वो इन कंपनियों से साझा करेगा। तो क्या क्या चीज़ें साझा करेगा? सबसे पहली चीज़, व्हाट्सएप के पास ये राइट होगा कि वो आपका सर्विस प्रोवाइडर, आप कौन से नेटवर्क का मोबाइल यूज़ करते हैं, आपका हार्डवेयर, आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या रहती है, मतलब आपका ज़्यादा रहता है, सिग्नल कम रहता है, या फिर आपका बैटरी लेवल कितना है फ़ोन का, ये सारा डाटा अपनी कंपनियों तक शेयर कर सकता है। जी हाँ, घबराने की ज़रूरत ये नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप ने ये कहा है कि आप जो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने ऑफिस कोलीग से जो ये व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेगी, लेकिन बाकी जो मैंने अभी आपको बताया ये सारा डाटा व्हाट्सएप अपनी फेसबुक और फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ साझा कर सकता है। आपको जानना चाहिए ये कौन सी हैं अन्य कंपनियां। मैसेंजर ऐप, इंस्टाग्राम, ऑकुलस, वो सारी कंपनीज हैं जो फेसबुक ने पिछले 15 सालों में एक्वायर की। टोटल अगर मैं लिस्ट बताऊं तो कुछ 78 या 80 कंपनीज हैं जो पिछले 15 सालों में फेसबुक ने एक्वायर की हैं। सेकेंड चीज़ जो व्हाट्सएप ने चेंज की है वो ये है कि व्हाट्सएप अपने यूज़र्स का डाटा, इंडियन यूज़र्स का डाटा नई प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से अपने किसी भी ऑफिस में, चाहे वो किसी भी देश में स्थित क्यों ना हो, उसको स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और यूज़ कर सकता है। दोस्तों ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि भारत में अनुमानित 60 करोड़ से ज़्यादा लोग आज की डेट में व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। और इमेजिन कीजिए 60 करोड़ लोगों का अगर डाटा, वो कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर ये सारा डाटा किसी अन्य कंट्री के पास चला जाए तो इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है। क्योंकि हम और आप, हमारी निजता व्हाट्सएप के लिए सिर्फ एक नंबर है। जी हाँ, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल अपने लिए हो सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए आप एक सिर्फ नंबर हैं। जो आपकी प्राइवेसी है वो व्हाट्सएप के लिए सिर्फ डाटा है। तो इमेजिन कीजिए 60 करोड़ लोगों का इतना सारा डाटा व्हाट्सएप को छूट मिल जाएगी कि व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है। तीसरी चीज़, अगर आप व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट यूज़ करते हैं जिसमें आप अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एंड टू एंड एनक्रप्शन को ख़त्म कर दिया गया है। नई पॉलिसी के हिसाब से व्हाट्सएप ये कहता है कि आपके बिजनेस अकाउंट की इंफॉर्मेशन को, यानी आप क्या माल बेचते हैं, किसको बेचते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इस डाटा को वो अपनी या अपनी कंपनियां या अपनी कंपनियों के साथ जुड़ी हुई कोई अन्य कंपनियां, थर्ड पार्टी, इसके साथ साझा कर सकती है और इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकती है। इतना बड़ा कदम व्हाट्सएप ने उठा लिया तो आप सोचते होंगे कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में निजता के कानून को लेके इतने कठोर नियम नहीं हैं। वहीं अगर आप यूएस की बात करेंगे, आप ब्रिटेन की बात करेंगे या यूके की बात करेंगे, तो वहाँ पे निजता के लिए बहुत कठोर नियम हैं। हर कंट्री में अपने अपने पर्सनल लॉज हैं जिनको व्हाट्सएप को फॉलो करना पड़ता है। और व्हाट्सएप क्या करता है, व्हाट्सएप इनको फॉलो करने के लिए उन कंट्रीज़ के हिसाब से नियम बनाता है। दोस्तों, अगर भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड कानून की बात करें तो एक कानून जो सबसे लोग ज़्यादा जानते हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000।
यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसका सेक्शन 79 ये कहता है कि व्हाट्सएप, यानी व्हाट्सएप को एज ए इंटरमीडियरी बोला गया है कि इंटरमीडियरी वो संस्थाएं जो लोगों का कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा डाटा एकत्र करती हैं, उन संस्थाओं को ये निर्देश है कि उनको ये डाटा सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर वो इस डाटा का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों, एक और कानून है जो अभी ड्राफ्ट की फॉर्म में है और जो संसद से पास नहीं हुआ है, जिसको कहा गया है डाटा एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। वो अभी भारतीय संसद ने पास नहीं किया है और उसके आने के बाद डाटा प्राइवेसी के नियम भारत में भी यूरोप और यूएस के जैसे हो जाएंगे, यानी कोई भी आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर पाएगा, उसको आपकी निजता का सम्मान करना ही पड़ेगा। लेकिन व्हाट्सएप का क्या होगा? चूंकि व्हाट्सएप ऑलरेडी अपना डाटा तब तक स्टोर कर चुका होगा, प्रोसेस कर चुका होगा और अपनी कंपनियों के साथ शेयर कर चुका होगा, तो इस कानून का प्रभाव व्हाट्सएप पर पड़ने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप के बिना नहीं रह सकते तो आपसे ये गुजारिश है कि व्हाट्सएप में कम से कम पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखें, जैसे आपकी बैंक डिटेल्स, आपके अकाउंट की जानकारी, आप कहाँ पे कौन से ट्रांजैक्शन करते हैं, इस तरह की चीज़ों को व्हाट्सएप पर शेयर ना करें। वहीं आप चाहें तो व्हाट्सएप पर अपनी पर्सनल प्राइवेसी की कोई भी ऐसी चीज़ किसी से भी शेयर ना करें जो कि आपको लगता है मिसयूज़ हो सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं। यदि आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप किसी अन्य ऐप की तरफ देख सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे टेलीग्राम है, सिग्नल है। आप इन ऐप्स को एक बार इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप के मुकाबले इनकी डाटा प्राइवेसी पॉलिसी काफ़ी अच्छी है। ये था आज का वीडियो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। आपके जो भी सुझाव हों, आपके जो भी कमेंट हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉ से जुड़े हुए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए लीगल क्लिनिक बाय ललित से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।